मॉर्निंग क्लास। हम मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ रहे हैं। हमारे लेखन, जीवन और शहरीकरण में हमने दक्षिण मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। यहाँ जो ये चित्र दिखाई दे रहा है उसमें बेलनाकार मोहरें और छापे हैं जो कि हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता से ही हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कीलाक्षर लिपि है। इसमें एक शहरी शिल्प कृति का उल्लेख होता है कि किस प्रकार से उस समय बेलनाकार मोहरें और बीच में आर पार छिदी हुई होती थी, जो पहली सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में प्राप्त हुई। एक तिल्ली लगा करके गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती हुई थी, उसमें लगातार चित्र बनता जाता था। इस प्रकार से चलती हुई पट्टी का जैसे वो बनती थी। कुशल कारीगर होते थे जो इसका कार्य करते थे, उस पर लेख लिखते थे, उस पर मालिक का नाम, उसके इष्ट देव यानी ईश्वर का नाम, पदीय स्थिति यानी कौन से पद पे है, इसका उल्लेख भी होता था। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन का मुंह चिकना करके, चिकनी मिट्टी को पोत करके उस पर मोहरें घुमाई जाती थी और वो जो मोहर पे लिखा होता था वो उस पर उल्लेखित हो जाता, लिख दिया जाता था। इस प्रकार से जो मोहरें हैं वो सुरक्षित रखी जाती थी ताकि पुनः वो कार्य आ सके, काम में आ सके, और ये प्रमाणिक मानी जाती थी मोहरें, और उनका जो लिखा हुआ था वो मुद्राओं के रूप में और प्रस्तुत किया गया है इसमें चित्रों में। अब हम बात करें शहरी जीवन की, तो जो शहरी जीवन था मेसोपोटामिया का, उसकी बात करें तो जो ऊपर जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि शासन धीरे धीरे स्थिर हुआ मंदिरों के रूप में, और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग जो थे वो कार्य करने लगे और शासकीय व्यवस्था बढ़ने लगी। आज हम बात करें शहरी जीवन में सामाजिक व्यवस्था की, तो उस समय उच्च एक सम्राट जो वर्ग था यानी धनी वर्ग था, वो धीरे धीरे एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत होने लगा था। लोग वहाँ राज्य शासक वर्ग के रूप में बनने लगे थे, क्योंकि इसका जो उल्लेख है हमें एक राजा और रानी की जो कब्र है, समाधियाँ हैं जो दफनाई गई थी, उससे उल्लेख मिलता है कि उस समय बहुमूल्य चीज़ें भी उनके साथ दफनाई गई थी। यानी कि एक ऊंचा वर्ग था जिसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर्द यानी चांदी के टुकड़े, लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने की सजावटी खंजर, ये उनके साथ दफनाई गई थी राजा और रानियों के साथ। तो एक उच्च छोटा वर्ग था जिस पर पूरा समाज केंद्रित हो गया था। एक तरह से सामाजिक व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हो गई थी। अब बात करें उस समाज और शहरी जीवन की व्यवस्था की, तो उस समय विवाह और उत्तराधिकारी के मामलों के संबंध में कुछ दस्तावेज मालूम चलते हैं। तो उस समय की जो मेसोपोटामिया का समाज जो था वो एकल परिवार में था। एक पति पत्नी और उनके बच्चे उसमें शामिल होते थे। एकल परिवार में शादीशुदा जो बेटा था वो अपने माता पिता के साथ रहता था, जो मुखिया था वो पिता होता था। और विवाह प्रक्रिया की अगर हम जानकारी की अगर हम देखें तो विवाह की घोषणा की जाती थी, और वधू जो यानी लड़की होती थी वो माता पिता को विवाह के लिए सहमति देते थे, और बाद में जो वर पक्ष है वो वधू को कुछ उपहार देते थे, और विवाह परंपरा पूरी करके और आपस में उपहारों का आदान प्रदान होता था, एक साथ भोजन करते थे और भेंट आदि भी प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से विवाह परंपरा का भी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। वधू को कुछ दाय का हिस्सा उसका पिता देता था, बाकी जो घर, पशुधन और खेत होते थे वो बाकी उन पुत्रों को मिलते थे, पुत्री को इतना ही मिलता था। अगर हम नगर की बात करें तो उर नगर जो था अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो 1930 में जो खुदाई की गई थी उस व्यवस्था से हमें बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, हमें सकरी गलियाँ मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी घरों तक, तो बोरे और ईंधन के जो बड़े बड़े गट्टे होते थे यानी बोरियां जिसको हम कह सकते हैं लादने वाली, तो गधों पर लाद कर यानी डंकी पर उसको लाद करके और उनको पहुंचाने का कार्य किया जाता, क्योंकि बड़ी गाड़ियां उसमें नहीं आती थी। पतली और घुमावदार गलियां थी, यानी यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी गलियों की बनाने की जो बनावट थी वो सही नहीं थी। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। हम ये कहें कि अगर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था कितनी अच्छी थी, लेकिन मेसोपोटामिया का नगर नियोजन सही नहीं था। दूसरी बात करें जल निकास की, तो जल निकास में नालियाँ नहीं थी। अंदर एक छोटे छोटे घरों के भीतर आंगन में एक होज जैसा यानी जिसको हम कह सकते हैं गड्ढा बनता था, जिसको ढक दिया जाता, उसमें पानी और मलमूत्र और वर्षा का पानी भी उसी में उस होज में ही जाता था। और ये प्रयास किया जाता था कि बाहर जो गलियाँ खुल रही है तो उसमें कीचड़ न पहुँचे, वो अंदर ही उस गड्ढे में चला जाए। लेकिन ज़्यादा बारिश होती थी तो वो गलियाँ बहुत कीचड़ से भर जाती थी, और ये जो व्यवस्था थी जल निकास की, ये व्यवस्था भी इनकी उन्नत नहीं थी। और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो सारा कूड़ा करके जो कचरा था उसको इकट्ठा करके इन गलियों में डाल देते थे ये लोग, यानी कि साफ़ सफाई की व्यवस्था भी उन्नत नहीं थी। और धीरे धीरे ये जो कूड़ा करकट था इससे गलियाँ ऊंची होने लगी
और लोगों ने फिर अपने अपने घर की जो दहलीज थी, यानी कि जो बाउंड्री है, उसको ऊंचा करने लगे, क्योंकि जो गलियां थी उस कचरे से भर गई थी। तो यहाँ गलियों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी, न जल निकास की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। अब बात करें रोशनी की, तो बाहर खिड़कियाँ नहीं थी रोशनी के लिए, केवल घर के दरवाज़ों में जो आंगन थे वो उनसे ही रोशनी आती थी। इससे ये तो मालूम चलता है कि ये प्राइवेसी थी, गोपनीयता थी, कि घर की बात घर तक ही रहे, बाहर खिड़कियों से कोई ताका झाकी न करे, देखे न। लेकिन यहाँ अब ये तो हो गई सामान्य घर और बनावट की बात। अब अगर हम बात करें अंधविश्वास की, तो कुछ पट्टिकाएँ मिली है जो सगुन अपसगुन संबंधित पट्टिकाओं का उल्लेख मिला है कि घर की देहरी अगर ऊंची है तो धन दौलत अच्छी आती है, खूब पैसा आता है। अगर घर का दरवाज़ा किसी घर के सामने खुलेगा तो वो नहीं खुले तो सौभाग्य देता है, यानी कि अगर खुल गया तो सौभाग्य खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले, या खुलना अंदर चाहिए, और अगर बाहर की ओर खुलेगा तो पति पत्नी में आपस में क्या हो जाएगी, यंत्रणा या झगड़ा या लड़ाई हो, इस प्रकार से। अब बात करें इनके शहरी जीवन में ही जो सामाजिक जीवन है उसमें कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान में जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई है, जिसमें शासक भी शामिल थे, और कई जगह लोग जो साधारण घरों या फर्शों में भी दफनाए गए थे। अब आप इस चित्र को देखें ध्यान से, तो इस चित्र में उड़नगर का रिहायशी इलाका बताया गया है, जो 2000 ईसा पूर्व का है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। या नगर नियोजन सही नहीं था।